फिफ्थ पॉइंट है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। फंडामेंटल मतलब बुनियादी और आइडेंटिटी मतलब पहचान। बोलते बोलते यार प्यास लगने लगती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। चलो, फाइनली एंड परहैप्स इवन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। फाइनली संविधान हमें क्या देता है? हमें एक बुनियादी पहचान देता है। मैं कौन हूँ, कौन कैसे पता लगेगा? तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, संविधान देता है कि आपकी बुनियादी पहचान क्या है, आप कौन है, यहाँ पे क्यों है, वाकई में आप सिटीजन है या नहीं है कंट्री के। दिस मीन्स दैट पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम इन टू बींग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक ग्रुप के अंदर आप एक एंटिटी है, उस एंटिटी की पहचान क्या है? दैट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान वो आपको प्रोवाइड करता है। ग्रुप के अंदर, सोसाइटी के अंदर आपकी क्या पहचान है, दैट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज बाय एग्रीइंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्न। ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करता है? ये इसने एक कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, जिसपे सब एग्री है कि आपको संविधान कैसे चलाएगा ये बताया गया। एंड हु शुड बी गवर्न दैट वन फॉर्म अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। और जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, जो ग्रुप है, उसको गवर्न कौन करेगा, कौन चलाएगा। वन हैज मैनी सेट ऑफ आइडेंटिटी दैट एग्जिस्ट प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम संविधान से बाहर की बात करें, संविधान से पहले की बात करें, तो आपकी बहुत सारी आइडेंटिटी हो सकती है। आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी हो सकती है, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी हो सकती है। संविधान का उससे कोई लेना देना नहीं है। संविधान आपको एक बेसिक अपने प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशन पे आपको एक बेसिक आइडेंटिटी देता है, आपको एक मौलिक पहचान देता है। बट बाई एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल वन कॉन्स्टिट्यूट्स वंस बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। आपको एक बेसिक आइडेंटिटी मिलती है। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स आर द ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क। ओवर आर्किंग माने व्यापक और महत्वपूर्ण, फ्रेमवर्क माने ढांचा। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क विद इन विच वन परस्यू इंडिविजुअल एस्पायरेशंस, गोल्स एंड फ्रीडम। और संविधान आपको क्या देता है? संविधान आपको एक व्यापक ढांचा देता है जिसके अंतर्गत आप अपने पर्सनल गोल्स को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी फ्रीडम को ले सके, पूरा कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट टू डू। और संविधान आपको यह भी बताता है, आधिकारिक तौर पे आपको प्रतिबंधित भी करता है, रोकता है कि आपको क्या नहीं करना है। ये तो सबको पता है कि मुझे करना है, ये करना है, ये करना है। आपको क्या नहीं करना है, ये भी आपको संविधान बताता है। इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यू दैट वी मे नॉट ट्रेसपास। ये हमको हमारी मौलिक वैल्यूज देता है कि हमें इनको पास नहीं करना है। ट्रेसपास का मतलब होता है अनाधिकृत तौर पे हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। हमें जो चीज़ नहीं करनी है वो संविधान में बताई गई है, और उसके परे हम नहीं जा सकते। तो ये हमारी फंडामेंटल वैल्यूज भी देता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स अ मॉरल आइडेंटिटी। तो हमको एक नैतिक पहचान भी देता है। मोरल माने नैतिक पहचान भी देता है। संविधान हमको हमारी एक नैतिक पहचान देता है। थर्ड एंड फाइनली, इट मे बी द केस दैट मेनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज आर नाउ शेयर्ड अक्रॉस द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशनली। संविधान में ट्रेडिशनली मतलब देखा गया है कि पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज दिए गए हैं जिसको हर एक सिटीजन को मानना होता है। इट वन लुक्स द कॉन्स्टिट्यूट अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप जितने अराउंड द वर्ल्ड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन को देखे, दे डिफर इन मैनी रेस्पेक्ट। वो अलग तरह से, कई तरह से अलग अलग है। इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस हिसाब से गवर्नमेंट वहाँ पर है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। सेमी प्रेसिडेंशियल माने कि जिसमें प्रेसिडेंट भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है। सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी है, मोनार्क भी है, जहाँ पे राजशाही है। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है इन मैनी, बट दे आल्सो शेयर अ गुड डील्स। मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस क्रिएट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक इन सम रेस्पेक्ट। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है, जिसमें जो दावा करता है कि सबके बेसिक राइट्स, सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को, उस पर आधारभूत राइट्स को उनको सुरक्षित किया गया है। बट कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट इन द वे द एम्बडी कंसेप्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। हाँ, नेशनल आइडेंटिटी के लिए कॉन्सेप्ट अलग अलग, संविधान अलग अलग तरह से कॉन्सेप्ट देते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी हमारी क्या होगी। मोस्ट नेशंस आर एन अमलगमेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। बहुत सारे नेशंस, इवन सारे ही नेशन, सबकी अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज है। और मिक्सचर, अमलगमेशन मिक्सचर है, मिश्रण है, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी का मिश्रण है। ऐसा तो है नहीं कि एक कंट्रीज के अंदर एक ही तरह के लोग रहते हैं। डिफरेंट तरह के, डिफरेंट हिस्टोरिकल हिस्ट्री के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं। तो वो एक देश के अंदर रहते हैं, वो कैसे रहते हैं कि संविधान ने उनको अधिकार दिया है, उनको पहचान दी है। ठीक है, ये आगे आएगा, आगे बताता हूँ मैं आपको। Most nations are an amalgamation of a complex set of historical tradition. They weave together, weave माने बुनना, they weave together
द डाइवर्स ग्रुप दैट रिजाइड विद इन द नेशन इन डिफरेंट वेज। मतलब उन सारे डाइवर्स ग्रुप को, एथनिकल ग्रुप को, जातीय ग्रुप्स को एक साथ बांध दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और वो एक साथ रहते हैं, लेकिन उनकी जातीय पहचान अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन आइडेंटिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द बीइंग एथनिकली जर्मनी। एग्जाम्पल के तौर पे जर्मनी आइडेंटिटी देखा जाए तो जो जातीय जर्मनी के ग्रुप्स है उनको आइडेंटिटी, जातीय आइडेंटिटी दी गई है। जो एथनिकल ग्रुप है उनको एक आइडेंटिटी अलग से दी गई है। द कॉन्स्टिट्यूट गिव एक्सप्रेस टू देयर आइडेंटिटी, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी अ क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के अंदर हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए कोई भी जातीय पहचान नहीं होती है। हम जातीय पहचान को प्रमोट नहीं करते हैं। डिफरेंट नेशन एम्बडी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ नेशंस। अच्छा, जो अलग अलग रीजन्स है किसी भी नेशन के अंदर, जैसे इंडिया में स्टेट्स है, जैसे सब जगह अलग अलग रीजन है, वो एक दूसरे जुड़े हुए हैं, वो सेंट्रली एक दूसरे जुड़े हुए हैं, और वो क्या करता है, द रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री। और वो सब सारे रीजन्स मिलके, रीजन का मतलब है कि उस रीजन में रहने वाले लोग, उनकी आइडेंटिटी अलग अलग है, वो एथनिकली सब अलग अलग है, लेकिन वो नेशनली एक दूसरे जुड़े हैं, और वो सब मिलके, सारे रीजन्स मिलके एक नेशन को बनाते हैं। 6 पॉइंट है द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सत्ता क्या है, पावर क्या है, ठीक है। वी हैव आउटलाइन सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म। हमने अभी तक जो पढ़ा है, ये पढ़ा है कि कुछ फंक्शंस पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। These functions explain why most societies have constitution। ये फंक्शन एक्सप्लेन करता है कि हमें, कि सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। बेसिकली समझो कि सोसाइटी में अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, अलग कल्चर के लोग रहते हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। एक आदमी हर एक काम तो कर नहीं सकता, तो उनको क्या चाहिए, उन्हें कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है, और सेफ्टी चाहिए, कोऑर्डिनेशन में समन्वय चाहिए। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको सेट ऑफ रूल्स बनाता है, जिससे, जो पहला पॉइंट था, जिससे हर एक आदमी उन सेट ऑफ रूल्स को मानेगा, तो उससे सोसाइटी के अंदर व्यक्तियों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और सेफ्टी की भावना आएगी। तो इसलिए ये दिया हुआ है, दीज फंक्शंस एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट सोसाइटी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। बट देयर आर 3 फंक्शंस, फर्दर क्वेश्चन वी कैन आस्क अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। हम आप आगे 3 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए हमको। जैसे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान क्या है। फिर एक क्वेश्चन राइज होता है, हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या क्या कर रहा है, अभी हमने ये बताया, पर एग्जैक्टली संविधान क्या है, इज इट अ डॉक्यूमेंट, और इससे जो था वर्ड रिटन ऑन अ पार्चमेंट, की एक चमड़े की लेटर के पत्र पे हमने कुछ लिख दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। तो हमें ये पता करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली है क्या, और डॉक्यूमेंट है तो क्या डॉक्यूमेंट है। दूसरा है हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, और किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है वो कितना इफेक्टिव है, लोग कितनी अच्छी तरह से उसको मान रहे हैं, और उससे लोग कितने एक दूसरे के साथ समन्वय पैदा कर पा रहे हैं, और लोगों को कितनी सेफ फील कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट है, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए था कि भाई ये कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो बना दिया, और ऐसा कोई यूज़ नहीं है, बस एक इट इज़ अ बुक, नोबडी नोज अबाउट दिस बुक, यहाँ बस कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान की किताब है और कुछ नहीं जानते। तो ये 3 क्वेश्चन आते हैं अभी भी, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट that comprise a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. Most of the countries में constitution क्या है, compact, छोटा एक document है documented एक book है जिसमें सब articles लिखे हैं। articles आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, गवर्नमेंट के राइट्स क्या, गवर्नमेंट की पावर क्या है, उस पावर पे चेक एंड बैलेंसेस क्या है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर दिया गया है, जिससे स्टेट चलती है। When we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document. जब भी हम किसी भी कंट्री के संविधान के बारे में बात करते हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल बुक को हम देखते हैं कि ये संविधान क्या है, क्या लिखा हुआ है, और कैसे कैसे ये कंट्री चलता है। बट सम कंट्रीज, द यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस, कुछ कंट्री में एग्जाम्पल के तौर पर हम यूनाइटेड किंगडम लिया जाए, डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे कोई भी एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप कह सको जी ये संविधान है। मीन्स यूनाइटेड किंगडम में कोई लिखित संविधान है ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है ऐसा। रादर देन दे हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डिसीजन दैट टेक कलेक्टिवली आर रिफर्ड टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन। बल्कि वहाँ पर क्या है,
जो सुप्रीम कोर्ट्स ने या कोर्ट्स ने जो भी कुछ डिसीजन लिए हैं और डॉक्यूमेंट्स बने हैं, तो किसी भी नई चीज़ के लिए कोई सामने प्रॉब्लम आती है तो उन डॉक्यूमेंट्स को वो रिफ़र करते हैं, उसी को वो संविधान बोलते हैं। सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक डॉक्यूमेंट है और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स का सेट है, दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन्ड अबव, जिसके थ्रू जो हमने अभी ऊपर फंक्शंस किए कि सोसाइटी में हम क्या करते हैं, कैसे होगा, रूल्स कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर किसकी है, तो उसके आधार पर, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ये सारे कार्य होते हैं। बट मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, बट अराउंड द वर्ल्ड कई कंट्रियों के अंदर डॉक्यूमेंट सिर्फ ऑन द पेपर है, उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है ही नहीं। दे आर मियर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन अ पार्चमेंट, वो सिर्फ एक चमड़े के किताब में वर्ड्स लिखे हुए हैं, मानने के लिए कोई नहीं है वहाँ पे। द क्रूशियल क्वेश्चन इज, तो क्रूशियल क्वेश्चन क्या है, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक चमड़े के पट्टे पे या एक डॉक्यूमेंट कर दिया गया है जी, ये डॉक्यूमेंट है, पर ना तो किसी को उसके बारे में पता है, ना कोई उसे मानता है। या आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है वो इतना इफेक्टिव बनाया है कि हर एक इंसान उसको मानता है और उसके दायरे में रह के काम करता है। इंसान हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, पावर्ड गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंशियल हो, सेमी प्रेसिडेंशियल हो, मोनार्क हो, वो सब उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधारभूत ढांचे पे चलती है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बट मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, दे आर मियर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन द पार्चमेंट। द क्रूशियल क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट मेक इट इफेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव क्या बनाता है, वट एंश्योर दैट इट हैज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल। और इस चीज़ को कौन एंश्योर करेगा, क्या एंश्योर करेगा, जिससे कि पीपल की लाइफ में वो इफेक्टिव रोल निभा सके। संविधान एक किसी इंसान या सिटीजन, उसके सिटीजन की लाइफ में एक इफेक्टिव रोल निभा सके। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर, एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। 7th पॉइंट है मोड ऑफ प्रोमल्गेशन। जो आपका संविधान आपने बनाया है उसको आप प्रचार कैसे करें, सो डैट कि सबको पता हो कि संविधान के रूल रेगुलेशंस क्या है, आपको क्या मानना है, कैसे आपको बिहेव करना है। दिस रिफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, कैसे बना। हु क्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, किसने ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्राफ्टना ने बनाना, किसने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बनाया है, उसके बाद कितनी अथॉरिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट, बहुत सी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिफंक्ट है, डिफंक्ट माने मृत है, बेकार है, यूजलेस है। बिकॉज क्यों है, दे आर क्राफ्टेड बाय द मिलिट्री लीडर्स, क्योंकि शायद कुछ कंट्री में तो जो बनाया है वो संविधान वो मिलिट्री लीडर्स ने बनाया है, या उन लीडर्स ने बनाया है हु आर नॉट पॉपुलर एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम, जो पॉपुलर नहीं है और उन पर इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस देश के सिटीजन को अपने साथ लेके बढ़ सके, मतलब दे आर नॉट द पॉपुलर लीडर। या तो जो संविधान बनाया है तो उन लोगों ने बनाया जो पॉपुलर लीडर नहीं है, या मिलिट्री लीडरशिप ने बनाया है, इसलिए उन कंट्रीज के अंदर जो संविधान है डिफंक्ट है, डिफंक्ट मतलब मृत है, यूजलेस है। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जो सबसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे इंडिया के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर या साउथ अफ्रीका के अंदर, दे आर कॉन्स्टिट्यूशंस विच वर क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। इन देशों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो परिणाम स्वरूप बना है जो पॉपुलर नेशनल मूवमेंट हुए हैं, उस कंट्री के अंदर जो नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उससे सीखकर वो आर्टिकल लिखे गए जो भी नेशनल मूवमेंट हुए हैं कंट्रीज के अंदर, हमारी कंट्रीज के अंदर, यूएसए के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जो नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल लिखे गए, कॉन्स्टिट्यूशन उनके परिणाम स्वरूप बनाया गया है। Although India's constitution was formally created by the Constituent Assembly between December 1946 and November 1949, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिलेक्टेड लोग थे जिन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और कब बनाया, 1946, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इट ड्रू अपॉन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट दैट हैड अ रिमार्केबल एबिलिटी। ये किस पे आधारित बना है, जो भी हमारी कंट्री के अंदर नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, जो बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, बड़े आंदोलन हुए, मूवमेंट में आंदोलन, जो नेशनल लेवल के आंदोलन हुए हैं, उनको देखते हुए उनके परिणाम स्वरूप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। 8th पॉइंट है द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन।
सब्सटेंटिव का मतलब है मूल, बेसिक, और प्रोविजन है प्रावधान। इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलॉन्ग विद इट्स प्रोविजन। हॉलमार्क का मतलब है कसौटी। ये किसी भी संविधान की कसौटी है कि हर एक व्यक्ति कंट्री के अंदर संविधान को माने, संविधान से जुड़े। यही उस संविधान की कसौटी है कि संविधान कितना सक्सेसफुली बनाया है और इम्प्लीमेंटेड किया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन है इसका। अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर इंस्टेंस अलाउड परमानेंट मेजोरिटी टू ऑपरेस माइनॉरिटी group within society would give minorities no reason to go along with the provisions of the constitution. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे कोई संविधान ऐसा है जो परमानेंटली एक माइनॉरिटी को दबा रहा है, कोई मेजोरिटी किसी माइनॉरिटी को दबा रही है, तो वो माइनॉरिटी उस संविधान के प्रावधानों से क्यों जुड़ेगी? वो संविधान को मानेगी नहीं। आपको एक मैं बहुत अच्छी एग्जाम्पल बताता हूँ। 10th में की हिस्ट्री में आपने श्रीलंका और बेल्जियम की केस स्टडी पढ़ी होगी। श्रीलंका में लिंग्विस्टिक आधार पे ग्रुपिज्म था, ग्रुप बटे हुए थे। एक लिंग्विस्टिक आधार पे तमिल्स थे, तमिल्स दो तरह के थे, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स, और दूसरे थे सिंगलीज। सिंगलीज की पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा थी, सिंगलीज ही वहाँ पे स्टेट के अंदर और सेंटर में गवर्नमेंट बनाते थे। तो सिस्टमेटिकली उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने तमिल्स को दबाना शुरू कर दिया। सारी जॉब अपॉर्चुनिटी सिंगलीज लेने लगे, पढ़ाई के अवसर जितने भी थे वहाँ पे सिंगलीज लेने लगे। तो धीरे धीरे तमिल्स को लगा कि उनकी आइडेंटिटी वो ख़त्म करते जा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ विद्रोह कर दिया, जो बाद में जाके नेशनल लेवल पे विद्रोह हो गया और ग्रह छिड़ गया। बाद में तमिल्स ने LTT फॉर्म कर लिया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, कि वो उन्होंने अपना नया कंट्री बनाने की डिमांड कर दी। उनके पास एक लेजिटिमेट आर्मी उन्होंने अपनी खड़ी कर दी। बाद में इंडिया ने बीच में हस्तक्षेप किया और LTT को ख़त्म किया। इस चक्कर में हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी, उनकी भी हत्या कर दी गई। तो आप सोचो कि किसी की ग्रुप को दबाने का क्या असर होता है कि वहाँ पर राजद्रोह हो जाता है, वहाँ पे मारकाट शुरू हो जाती है। और जो श्रीलंका अच्छी ग्रोथ कर रहा था वो 100 साल पीछे चला गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी माइनॉरिटीज़ को दबाया ना जाए, उनको भी वो सारे अधिकार मिले जो मेजॉरिटी को अधिकार मिले हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल बताने का मेरा मकसद ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है, संविधान कितना इफेक्टिव है, इस पर डिपेंड करता है कि वो सारी सोसाइटी को लेके चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, या कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ऐसे प्रावधान कर दिए जो कुछ मेंबर्स, जो कुछ सोसाइटी को तो उठाते जा रहे हैं, कुछ सोसाइटी को दबाते जा रहे हैं। दैट सिस्टमेटिकली एंट्रेंस द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ द सोसाइटी वुड सीज द कमांड एलिगेंस। तो एलिगेंस में होता है राजभक्ति। तो जिस सोसाइटी को दबाया जा रहा है, जिस माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, तो वो देशभक्त और राजभक्त क्यों होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ेगा ही नहीं, वो विद्रोह शुरू कर देगा। इन एनी ग्रुप फील्स दैट देयर आइडेंटिटी इज बिंग स्टिफल्ड माने दबाना। अब कोई ग्रुप को ऐसा लगता है कि उसकी आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, दे विल हैव नो रीजन टू अबाइड विद बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद कोई रीजन नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशन को माने या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़े। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाई इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप से परफेक्ट जस्टिस नहीं देता। परफेक्ट जस्टिस का मतलब उत्तम न्याय बस। बट संविधान का ढांचा, आगे बताता हूं मैं आपको, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस। बट संविधान का ढांचा आपको मूलभूत न्याय देने की कोशिश करता है। ये आदमी को समझना चाहिए, सिटीजन ऑफ द कंट्री को समझना चाहिए। डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या ये एक्सपेरिमेंटल थॉट है? क्या इस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ सम बेसिक रूल्स इन द सोसाइटी। तो बेसिक रूल, सोसाइटी के अंदर बेसिक रूल क्या है, कैसे सोसाइटी उस बेसिक रूल को मानेगी और क्या वो रूल होना चाहिए? सच दैट दे गिव एवरीवन अ रीजन टू गो अलॉन्ग विद देम, सो दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के साथ सारे पीपल जुड़ सके और उसके साथ चल सके। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल द मेंबर, द मोर लाइकली इट इज टू बी सक्सीड। सो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपके आज़ादी को और आपके बेसिक अधिकारों को प्रिजर्व करता है, बचा के चलता है, उतने ही ज़्यादा लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से जुड़ेंगे और उतना ही लोग उसको मानेंगे। डू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन अ रीजन टू गो अलॉन्ग विद दिस ब्रॉड आउटलाइन। क्या हिंदुस्तान का संविधान, हमारे संविधान ये लोगों को प्रदान करता है, ये शक्ति प्रदान करता है कि वो हमारे संविधान के साथ जुड़े? कि क्या वो इतनी आज़ादी और जो बेसिक रूल्स है सबको दे रहा है? आफ्टर स्टडिंग दिस बुक यू वन शुड एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अफर्मेटिव। इस बुक को पढ़ने के बाद सकारात्मक सोच आपकी बनेगी और आपको पता लगेगा कि हाँ, हमारा संविधान ये सारे मूलभूत अधिकार आपको दे रहा है और उतने फ्रीडम्स दे रहा है। आप किसी भी
किसी भी पंथ के लोगों, किसी भी मजहब के लोगों से कोई मतलब नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर अधिकार देता है। 9th टॉपिक है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, संतुलित संस्था का बनावट। गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे लेजिस्लेचर हो गया और आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। तो सबको पावर फ्रेगमेंटेड करके दी है, मतलब थोड़ी थोड़ी पावर दी गई है, टुकड़ों में पावर दी गई है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को इतनी पावर नहीं दी गई है वो मोनोपोली कर सके, उसका उस पावर पे एक अधिकार हो जाए, उसके बाद वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को चेंज कर सके। या किसी ग्रुप को इतनी पावर नहीं दे दी गई है कि वो अपने पावर का गलत उपयोग करके संविधान को चेंज कर ले। ठीक है, तो इंटेलिजेंटली पावर को फ्रेगमेंटेड करके इंस्टीट्यूशन में दिया गया और सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाया गया है। मान लिया कोई इंस्टीट्यूशन अपनी मनमानी कर रहा है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन उसको रोक सकता है। तो ये बताया गया है इसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्टेड का माना होता है विकृत, विकृत मतलब चेंज कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय द स्मॉल ग्रुप। कोई स्मॉल ग्रुप जो ताकतवर बन गया वो संविधान को चेंज कर सकता है। Who wish to enhance their own power, जो अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है। Well crafted constitution fragmented power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution। जो संविधान का जो आधारभूत ढांचा बनाया गया है वो इतनी इंटेलिजेंटली बनाया गया है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ग्रुप उसको उसकी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको सिंगल पावर नहीं दी गई है कि उसको मोनोपोली दे दी गई हो। One way of such intelligent design of a constitution is to ensure that no single institution acquire monopoly power। जैसे मैंने बताया कि इसका एग्जाम्पल ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को मोनोपोलिक पावर नहीं दी गई है कि वो अपने सारा अधिकार उसके पास हो और वो कुछ भी कर सके। दिस इज ऑफन डन बाय द फ्रेगमेंटिव पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। वही बताया है जो कि इन्होंने पावर को फ्रेगमेंट कर दिया डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर। फ्रेगमेंट में तोड़ के देना, तो पावर को एक इंस्टीट्यूशन को ना देके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को दी गई है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट्स पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट में 3 मेन इंस्टीट्यूशंस है, आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो इनको हॉरिजॉन्टल पावर दी गई है, वर्टिकल पावर में नहीं है कि सबसे पावरफुल लेजिस्लेचर हो गया, देन आपका जुडिशरी हो गया, देन एग्जीक्यूटिव हो गया। तो पावर वर्टिकल पावर का मतलब है कि सबसे पावरफुल ये है, फिर ये पावरफुल है, ये पावरफुल है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टली रखा गया है। लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, तीनों को एक फ्रेगमेंटेड करके इक्वल पावर दी गई है और तीनों के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाया है दूसरे इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जिससे एक इंस्टीट्यूशन मोनोपोलिक पावर यूज ना कर सके। एंड इवन द बॉडीज लाइक द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के पास भी को भी फ्रेगमेंटेड पावर दी गई है, उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस लगा हुआ। दिस एंश्योर दैट even if one institution wants to subvert the constitution, other can check its transgression। ट्रांसग्रेशन मतलब उल्लंघन करना। इसका मतलब यह है कि अगर वो जो मैंने बताया आपको, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन अगर अपनी पावर का उल्लंघन करने लगे और लिमिट क्रॉस करने लगे तो दूसरा इंस्टीट्यूशन उस पर चेक एंड बैलेंस रख सकता है। एंड इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का सक्सेस होने की वजह यही है कि हर एक पावर के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा गया और पावर है फ्रेगमेंटेड दी गई है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन, दूसरा पहलू है जो हमने संस्था का ढांचा संविधान ने बनाया है, उसका दूसरा पहलू ये है कि संविधान ने इंस्टीट्यूशन को इतनी पावर दिया हुआ है कि वो अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ के साथ, नॉर्म्स मतलब मानदंड और वैल्यू के साथ अपना काम कर सके। अथॉरिटेटिव का मतलब आधिकारिक और प्रोसीजर्स का मतलब प्रक्रियात्मक नाम पे काम कर सके। और दूसरे हाथ में उतने फ्लेक्सिबल का मतलब लचीले, इतना लचीला भी है कि अपने कार्य के दौरान अगर कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज आए, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ के तौर पे कुछ चेंज आए तो वो चेंज भी कर सके, रिजिड नहीं होना चाहिए। टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ द चेंज। अगर संविधान इतना रिजिड है कि नहीं जी जो लिखा गया वो लिखा गया, वो पत्थर की लकीर है, वो चेंज नहीं हो सकता है, तो वो अपने ही दबाव में टूट जाएगा, क्योंकि चेंजेस प्रकृति का नियम है। जब आपने संविधान बनाया है उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, समय अलग था, आज की परिस्थितियाँ अलग है, समय अलग है, तो चेंजेस हमेशा चाहिए होते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन द अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल विल गिव नो सिक्योरिटी। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे हाथ में अगर बहुत ज़्यादा लचीला है तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, मतलब फिर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होगी कि आप जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि इतना लचीला है कि संविधान ना तो सज़ा दे रहा है, जो नॉर्म्स को मान रहा है नहीं मान रहा है, तो सज़ा भी नहीं दे रहा है, तो आप प्रेडिक्टेबल भी नहीं होगे कि सामने वाला जो है वो नॉर्म्स के साथ काम कर रहा है, वो
बेसिक सेट ऑफ रूल्स को मान रहा है नहीं मान रहा, और अब इससे पीपल की आइडेंटिटी पे भी खतरा आ जाएगा, आदमी की आइडेंटिटी पे उसकी पहचान में भी खतरा बन जाएगा। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन द प्रिजर्विंग कोर वैल्यू एंड द अडेप्टिंग दैम टू अ न्यू सर्कमस्टेंसेस। कोर वैल्यू का मतलब होता है बुनियादी मूल्य। जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान जो है जो ढंग से लागू हुए हैं और जिसको सब मान्य करते हैं, वो बैलेंस रखता है बीच में कि आपकी जो कोर वैल्यू है, जो आपका बुनियादी मूल्य है, वो बना रहे, एंड द अडेप्टिंग दैम टू न्यू सर्कमस्टांसेस, और परिस्थितियों के अनुसार चेंज भी हो सके। मतलब यह है कि संविधान के जो कोर वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकते आप, जो बुनियादी मूल्य है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज कर सकते हैं। कोई नई परिस्थितियों में कुछ चेंजेस आ गए और आपको संविधान के अंदर वो चेंजेस करने जरूरी है, वो कर सकते हैं, बट बिना कोर वैल्यू के छेड़ाछाड़ी किए हुए। You will notice the wisdom of makers of Indian Constitution in this chapter on the Constitution as a living document। अच्छा, ये एक चैप्टर है, चैप्टर 9 है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट। उसमें आप पढ़ेंगे कि इसकी कोर वैल्यूज़ क्या है, हम क्या चेंजेस करते हैं, क्या चेंजेस नहीं कर सकते। जो मेकर्स है उन्होंने क्या प्रावधान दिए है कि आप कितना चेंजेस कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। The Indian Constitution is described as a living document by striking a balance between the possibility to change and the provision and the limit on such changes। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। रीजन बीइंग, लिविंग डेड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि एक बार लिखा गया, यू कैन नॉट चेंज इट। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं बिना कोर वैल्यू को छेड़ाछाड़ी किए, बिना कोर वैल्यू को हटाए आप इसमें चेंज कर सकते हैं। पर ये नहीं कि आपको जो चाहे वो बदल दे, उसके लिए भी लिमिटेशंस है। संविधान में कोई भी प्रावधान को चेंज करना इतना आसान नहीं है, उसमें भी लिमिटेशन लगा रखे हैं, उसमें भी अप्रूवल चाहिए, चेक एंड बैलेंसेज है, और कोर वैल्यू को तो आप छेड़ाछाड़ी कर ही नहीं सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंश्योर्ड दैट इट विल सर्वाइव एज अ डॉक्यूमेंट रेस्पेक्टेड बाय द पीपल। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एंश्योर किया है, ये बताया है कि जो सिटीजन ऑफ द कंट्री है वो उसकी रेस्पेक्ट करे। ये नहीं कि इट्स अ डेड डॉक्यूमेंट कि ठीक है बन गया, जरूरत नहीं है, हम तो अपने हिसाब से चले गए, ऐसा नहीं है। आपको बिहेव करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह बिहेव करना है। This arrangement also ensured that no section of group can on its own subvert the constitution। ये अरेंजमेंट रखा गया है, कोई भी ग्रुप, कोई भी सेक्शन, कोई भी ग्रुप ऑफ द पीपल इस संविधान को विकृत ना कर सके, चेंजेस ना कर सके, अपने हिसाब से अपनी पावर को बढ़ाने के लिए चेंज ना कर सके। Therefore, in determining whether a constitution has authority, you can ask yourself 3 questions। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास कितनी अथॉरिटी है, आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये आप सही कॉन्स्टिट्यूशन वाकई में इस हिसाब से बना है कि उसमें काफ़ी पावर है या नहीं है। वी आर द पीपल हु इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल। हम मानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्रेडिबल है और उसमें पावर है। दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन रिमेनिंग द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में पढ़ेगी कि कैसे हम कहते हैं वो पावरफुल है और वो सब लोगों के द्वारा मान्य है। सेकेंडली, डिड द Constitution ensured that the power was intelligently organized so that it was not easily for any group to subvert the constitution। क्या वाकई में ही कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेगमेंटेड पावर को दिया हुआ है या इंटेलिजेंटली पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि कोई भी ग्रुप और द इंस्टीट्यूशन उस पावर का गलत यूज ना कर सके और मोनोपोली ऑफ द पावर ना हो सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरीवन सम रीजन टू गो अलॉन्ग विद इट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर एक व्यक्ति, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी पंथ का हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को माने। ऐसा नहीं हुआ कोई कि एक पंथ के लोगों को आपने ज़्यादा पावरफुल, जैसे मैंने आपको कल अभी थोड़ी देर पहले श्रीलंका का एग्जाम्पल बताया था कि तमिल्स को दबा रहे थे, दूसरी लैंग्वेज के जो लोग थे जो सिंगलीज बोलते थे वो तमिल्स को दबा रहे थे, तो क्या हुआ, रिवोल्ट हो गया। तो इसलिए हमारे संविधान ने सबको ये रीज़न दिया हुआ कि वो हमारे संविधान से जुड़े, क्योंकि हमारे संविधान किसी भी डायलेक्ट पर या पंथ पे बनता ही नहीं है, काम ही नहीं करता है। ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ द पीपल, लोकस का मतलब है ठिकाना। ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन लोकस ऑफ द पीपल होप्स एंड एस्पायरेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी रखा है कि जो पीपल, जो व्यक्ति की आकांक्षा है और जो होप है, जो आपसे वो होप रखता है, आकांक्षा रखता है, वो पूरी कर सके। द एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड वॉलंटरी एलिगेंस। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की एबिलिटी है। वॉलंटरी का मतलब स्वैच्छिक और एलिगेंस का मतलब शिष्टता, कि व्यक्ति संविधान से खुद जुड़े, स्वेच्छा से जुड़े, किसी डर से ना जुड़े कि अच्छा ये नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं करोगे ये पनिशमेंट नहीं। क्या है वॉलंटरी एलिगेंस का मतलब स्वेच्छा से शिष्टता का भाव रखे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है, उस तरह से बिहेव करे। डिपेंड्स ऑन टू द सर्टेन एक्सटेंट अपॉन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट।
सो ये इसके जब लोग स्वेच्छा से संविधान का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं संविधान सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, इसमें इतनी पावर है और लोग इस पर इतना भरोसा करते हैं कि लोग संविधान से चलते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? न्याय के क्या क्या प्रिंसिपल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं? द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक विल आंसर दिस। लास्ट चैप्टर में जो बुक में आएगा वो बताया जाएगा।